नमस्कार साथियों, मैं अजय सिंह एमजी क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखने वाले हैं भारत भूगोल के संदर्भ में भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को पढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर से बनने वाले जितने भी एग्जाम की दृष्टि से बिंदु रहने वाले उन सबको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और हम यहाँ पर भारत भूगोल की सीरीज के अनुसार चलने वाले हैं, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख और ऐसे करते करते टोटल आपके 28 राज्यों को हम पढ़ेंगे आज आपके YouTube चैनल पर। और बाकायदा आपको ये सारा का सारा निःशुल्क मिलने वाला है, बिल्कुल ऑफ कॉस्ट फ्री रहने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थी, आप सभी स्टूडेंट अपनी पेन कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और प्रत्येक उस बिंदु को हमारे जैसे अनुसार, जैसे हम बना रहे हैं इस अनुसार आप नोट्स बनाते जाइए। और अपनी एग्जाम की दृष्टि से जीके में आने वाले प्रत्येक उस क्वेश्चन को, या स्टैटिक जीके में बनने वाले हों, चाहे भौगोलिक में बनने वाले हों, चाहे आपके राजनीतिक होंगे, चाहे आपके ऐतिहासिक होंगे, सारे बिंदुओं को हम इसमें एक साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम आप इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो कौन सा रहेगा आपका? जम्मू कश्मीर रहने वाला है। तो जम्मू कश्मीर को आज हम स्टार्ट करेंगे। पहला आपका राज्य होगा, पहली आपकी एक क्लास होने वाली है। तो चलिए बड़े अच्छे से बैठ जाइए, डॉट कलम ले लीजिए और आराम से इसको सुनते जाइए। चलिए तो आगे देखेंगे। सबसे पहले कि भाई इसका गठन से आते हैं, हम आएंगे इसके गठन से कि भारत सरकार द्वारा या भारत में जम्मू कश्मीर शामिल कब हुआ, इसका गठन कब किया गया और इसे भारत में आज किस दर्जे पर रखा गया। तो हम देखेंगे कि 5 अगस्त सन 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 धारा के तहत मिलने वाली विशेष अधिकारों को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। ये तो बात कर रहे हैं वर्तमान की, नहीं अभी की बात हो रही है 2019 की। 2019 में क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर में कुछ चुनाव हुए, और चुनाव जब हुए तो इन चुनाव में जो प्रत्याशी थे या जो दो नेता हुआ करते थे, विपक्षी और पक्ष वाले, उन दोनों ने सरकार बनाने में असफल रहे। महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला खान, ये दोनों के दोनों क्या रहे? असफल रहे। तो क्या होता है कि जब कभी किसी भी राज्य में या किसी भी स्थान पर अगर राजनीतिक तंत्र भंग होता है या कोई सरकार नहीं बना पाता है तो वहां पर सीधा सीधा राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, और राष्ट्रपति शासन लागू होते ही क्या किया गया कि धारा 370 के तहत मिलने वाली जो विशेष रियायतें थी, विशेष अधिकार थे, उनको समाप्त कर दिया गया। अच्छा, विशेष अधिकार क्यों दिए गए थे? क्या ऐसी जरूरत लगी कि भाई जम्मू कश्मीर में हम विशेष रियायतें दें या विशेष अधिकार दें? तो क्या आइए हम जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं भारत के इतिहास के उस पहलू को। जब भारत आजादी हुआ था, भारत को आजादी मिली थी सन 1947 में। तो सन 1947 में जब आजादी मिली तो क्या होता है कि दो मुल्कों का निर्माण होता है, एक तो होता है हिंदुस्तान और दूसरा होता है पाकिस्तान। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का निर्माण तो हो चुका था, लेकिन क्या हुआ था कि अंग्रेज जब भारत से जा रहे थे तो उन्हें भारत को बांट दिया था, यहां तक तो ठीक था। लेकिन एक कहते हैं कि ऐसा बीज भी बोके गए थे जिससे कि भारत आजाद हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आजादी के तौर पर हम अपने ही देश में दूसरे देशों का निर्माण होते देख पाएंगे। तो वो क्या था? वो ये था कि राज्य चाहे, या हम बात करें कि उस समय भारत में देसी रियासतें थी जो 565 रियासतें हुआ करती थी। हम बात करें कि 500, कहीं कहीं इसमें 565 आता है, कहीं कहीं 563 आता है। तो 565 या 63 अपने को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो उन रियासतों को सीधा कहा गया था कि यदि वो चाहें तो पाकिस्तान संघ में शामिल हो सकती हैं, और यदि वो चाहें तो वो हिंदुस्तान संघ में शामिल हो सकती हैं। लेकिन यदि उनकी इच्छा है कि दोनों में शामिल होना है तो वो स्वतंत्र रह सकती है। तो सोचिए जरा कितना बड़ा बीज था हमारे यहाँ पर, या कितना बड़ा फूट की बात थी। यदि मान लीजिए कि भारत में रहती हुई कोई रियासत है, जैसे कि मान लीजिए थी हमारी, जैसे हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ रियासत, जौनपुर रियासत, ये सारी रियासतें ऐसी थी जो क्या थी? अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती। लेकिन वो तो हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इन सबको किसी न किसी तरह द्वारा भारत संघ में मिला दिया। ऐसी ही थी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भी कहा गया था कि वो भारत संघ में चाहे तो भारत संघ में मिल जाए, और पाकिस्तान संघ में चाहे तो पाकिस्तान संघ में, या फिर उसे स्वतंत्र रहना तो स्वतंत्र रहे। जम्मू कश्मीर ने तीसरा ऑप्शन चुना। कौन सा चुना? स्वतंत्र रहने का। स्वतंत्र रह लिया। लेकिन क्या होता है कि जब पाकिस्तान को मालूम चला कि जम्मू कश्मीर स्वतंत्र है और हिंदुस्तान के अधिकार में नहीं है, हिंदुस्तान संघ में नहीं मिला, तो उसने आक्रमण कर दिया और जम्मू कश्मीर को हथियाना चाहा, कब्जा करना चाहा। तो पाकिस्तान के उस समय के जो राजा हुआ करते थे, वर्तमान राजा उस समय के, इनका नाम था हरी सिंह। उन्होंने लिखा, पत्र लिखा भारत सरकार को, जवाहरलाल नेहरू को, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को, कि भाई हम भारत संघ में मिलना चाहते हैं, परंतु हमारी कुछ शर्तें हैं। अब वो शर्तें क्या थी? वो जो शर्तें थी वही जम्मू कश्मीर के लिए विशेष अधिकार थे। जो शर्तें हुआ करती थी वो विशेष अधिकार थे। उससे हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु हमें लग रहा था भाई भारत संघ में मिल जाए, जितना कुछ हो पाएगा उतना ही ठीक। अब मिलते मिलते भी हम मानते हैं कि 30% हिस्सा जम्मू कश्मीर का भी पाकिस्तानियों ने हथिया लेते हैं, जैसे आज हम पीओके के नाम से जानते हैं, या फिर वो लोग उसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं? आजाद कश्मीर कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया, या केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। जम्मू कश्मीर पर जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है, इसे तोड़ दिया जाता है। दो हिस्सों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश में किया जाते हैं। फिर जम्मू कश्मीर 1947 से पहले एक स्वतंत्र देशी रियासत हुआ करता था, बिल्कुल हुआ करता था। जैसे भी हम बात करके आए कि भाई हरि सिंह यहाँ के राजा थे और अपने आप में स्वतंत्र था, तो देशी रियासत हुआ करता था। आगे देखें तो जम्मू कश्मीर की और अन्य यदि बात करें कि इसकी सीमाएं कहां-कहां से लगती हैं, कौन-कौन से इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, तो हम देखेंगे एक तरफ ये लद्दाख से सीमा लगता है जो कि यहाँ का केंद्र शासित प्रदेश है, और एक तरफ इसकी सीमा लगती है किससे? तो पाकिस्तान से, जो कि क्या है आपका आज हमारा पड़ोसी देश है। और एक तरफ यदि हम बात करें तो आपकी हिमाचल प्रदेश, और एक तरफ बात करें तो पंजाब। ये इतने क्षेत्रों से इसकी सीमा साझा होती है। कुछ विशेष यदि मैं यहाँ के शहरों की या यहाँ के स्थानों की बात करें तो हम सब जानते हैं यहाँ का सबसे प्रमुख या सबसे बड़ा शहर है श्रीनगर। कौन सा रहेगा? श्रीनगर। बारामूला, ये बारामूला स्थान यही है जहां पर आज वर्तमान में यदि हम देखेंगे तो माता वैष्णो देवी विराजमान है। ठीक है, और अन्य जगह पुलवामा, कौन भूल सकता है शोक वाले दिन को जब पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, तब की बात रही। तो ये कुछ क्या रहेंगे यहाँ के प्रमुख क्षेत्र रहने वाले। और आगे देखें तो
और आगे बढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजधानी 2 है। यदि बात करी जाए कि यहाँ की राजधानियां कितनी, राजधानी कौन कौन सी है, तो 2 राजधानी, एक तो है जम्मू जो कि शीतकालीन राजधानी है, दूसरी है श्रीनगर जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन यानी बनाई जाती है। जम्मू कश्मीर में वर्तमान में जिलों की संख्या की बात करी जाए तो 20 जिले हैं। वर्तमान में कितने जिले, तो 20 जिले बनाए गए। साथ में प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होने के कारण इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था, है नहीं था, इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था। चूंकि क्या हुआ कि जब जम्मू कश्मीर क्या था तो विभाजित नहीं हुआ था, उस समय कारगिल वाला हिस्सा भी जम्मू कश्मीर का था, लद्दाख वाला हिस्सा भी, इसलिए इसे धरती का स्वर्ग। लेकिन अभी हम बात करेंगे धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो कारगिल को कहा जाता है जो कि लद्दाख में पड़ने वाला है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं उसके और क्या चीज रहेगी। राजधानी क्या रही, 2 अपन पढ़ के आए, कौन सा, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन, जम्मू रहेगी शीतकालीन रहेगी। तो उपराज्यपाल, अब सुनो यहां पर उपराज्यपाल पढ़ रहे हैं, क्यों उपराज्यपाल, राज्यपाल नहीं पढ़े, मुख्यमंत्री नहीं पढ़े, तो क्यों नहीं पढ़े, इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में हमेशा कौन बैठते हैं, तो उपराज्यपाल बैठेंगे। तो उपराज्यपाल की बात की जाए तो वर्तमान उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कौन रहेंगे, मनोज सिन्हा। देखिए ये रहे मनोज सिन्हा, ये वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। और देखी जाए जिलों की संख्या की बात करें तो यहां पर टोटल 20 जिले हैं, अभी बढ़ के आगे। लोकसभा सीटें यहां से निकलती हैं 5, राज्यसभा सीटें निकलती हैं यहां से 4 निकलती हैं। विधानसभा सीटों की यदि मैं बात करूं तो 114, जिनमें से 24 सीटें किसकी आती हैं, तो पीओके की। वही पीओके है, वही आपका यह है वह क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान ने शुरुआत में 30% हथिया लिया था, उसे आज हम पीओके के नाम से जानते हैं। पीओके का मतलब होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत क्षेत्र होता है, पाकिस्तान के अधिकार में जो कश्मीर का क्षेत्र उसे हम पीओके बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो यहां पर रहेगा आपका 42,241 वर्ग किलोमीटर टोटल यहाँ का क्षेत्रफल होता है, स्थान होता है। ठीक है, मनोज सिन्हा अपन देख लिए, यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और अन्य बात करें आधिकारिक भाषा, यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाएगी, तो भाषा में कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, हिंदी व अंग्रेजी प्रमुख मानी जाती है, जिनमें आप देखें तो कश्मीरी मुख्य रूप से बोली जाती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय आपका एक राज्य का एक भी हो सकता है या 2 राज्य का भी एक हो सकता है, यानी कि संयुक्त रूप से 2 राज्यों का उच्च न्यायालय एक हो सकता है, ऐसा हम आगे और अन्य राज्यों में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका क्या रहने वाला है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय एक ही रहेगा, जो आपका पड़ेगा श्रीनगर में। कहां पढ़ने वाला है, श्रीनगर में। यह आपका श्रीनगर में मिल जाएगा हमें देखने के लिए, जो जम्मू कश्मीर रहेगा श्रीनगर में हमें उच्च न्यायालय देखने को मिल जाता है। और आगे देखें, अब आगे बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर में कुछ राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। देखिए हर एक राज्य का अलग अलग प्रतीक चिन्ह होने वाला है, अलग अलग प्रतीक चिन्ह उस आधार पर बनेगा जिस आधार पर वहां की एक प्राथमिकता दी जाएगी, या वहां पर वो जाति, वहां पर वो वस्तु या वहां पर वो उपकरण बहुत ज्यादा महत्व रखता हो, तो वहां के राजकीय प्रतीक चिन्हों में उसे शामिल करा दिया जाता है। जैसे देखें जरा, तो पशु की बात करते हैं हम कि भाई यहाँ का राजकीय पशु क्या है, तो हम बात करेंगे हंगुल, जिसे आज बोला जाता है कश्मीरी हिरण, या हम बोलेंगे इसको कश्मीरी हिरण। चूंकि एग्जामिनर बड़े ही चतुर होते हैं, उसमें उनको पूछना होता है कि भाई राजकीय पशु कौन सा है, तो आपका ऑप्शन में कश्मीरी हिरण नहीं आएगा, आएगा कौन सा नाम, तो आएगा हंगुल आएगा, कि भाई हंगुल कौन सा है। तो हमने अगर पढ़ा होगा तो हम लगा देंगे भाई कौन सा रहेगा, हंगुल कश्मीरी हिरण को कहा जाता है। और अगर नहीं याद है तो हम कश्मीरी हिरण ढूंढते रह जाएंगे कि भाई कहां पर है, वो तो है नहीं, तो हम वो काट के आ जाएंगे, अगला लगा देंगे। फिर आगे देखें ब्रह्म पुष्प की बात कर लेते हैं। यहाँ का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो राजकीय पुष्प की यदि मैं बात करूं तो राजकीय पुष्प हो जाएगा ब्रह्मकमल। कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मकमल। यह कश्मीर घाटी में खिलने वाला एक अद्भुत फूल होता है, अद्भुत पुष्प होता है, जिसे हम ब्रह्मकमल के रूप में जानते हैं। वृक्ष की बात करते हैं, वृक्ष क्या होने वाला है, वृक्ष रहेगा चिनार का वृक्ष। आप देखे होंगे बड़े ही सुंदर तरीके से वृक्ष के पत्ते होते हैं, लाल कलर के रहेंगे, पीले कलर के रहेंगे, डले रहेंगे, तो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। फिल्म वगैरह वगैरह में बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं ऐसे सीन, जो आपके क्या होता है, चिनार का वृक्ष होता है। जम्मू कश्मीर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। और आगे देखें, अब आइए जरा प्रमुख बड़े शहरों पर बात कर लेते हैं हम कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख बड़े बड़े शहर कौन से हैं। तो बड़े बड़े शहरों में देखें तो हो जाएगा सबसे पहले जम्मू ही हो जाएगा। जम्मू क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, क्या शहर है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू हो जाएगा। लेकिन बात करें कि श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख शहर है और कश्मीर का सबसे बड़ा शहर है। अब दोनों में क्यों लिख रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा शहर है, तो चूंकि याद रखना कि भाई यदि सबसे ज्यादा बड़ा शहर पूछा जाए तो लगाना है कश्मीरी, लेकिन जम्मू भी आपका कश्मीर के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर रहेगा। कौन सा रहेगा, सबसे बड़ा दूसरा शहर है। ठीक है, दूसरे नंबर का रहेगा आपका जम्मू, पहले नंबर पर श्रीनगर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे ये पूछा जाता है, तो झेलम नदी के तट पर श्रीनगर बसता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की क्या है, राजधानी भी है। ठीक है, अब आइए अनंतनाग जगह और अनंतनाग झील भी है। जम्मू कश्मीर में प्रत्येक झील का नाग लगा होगा, पीछे क्या लगेगा, झील में अगर क्या लगा है, नाग लगा है, नाग नागिन वगैरह जितना भी कुछ मिलता है हमको वो लगाना है कहां पर, जम्मू कश्मीर। तो झील और नाग लगा है पीछे, तो जम्मू कश्मीर ही जाना। तो अनंतनाग झेलम नदी के किनारे में बसा हुआ एक प्रमुख शहर माना जाता है। और क्या चीज रहेगी, आगे देखिए किश्तवाड़ चिनाब नदी के तट पर बसा स्थित एक प्रमुख शहर है। किश्तवाड़ बहुत प्रमुख शहर माना जाता है। यहाँ पर कहते हैं कि यहीं पर वह जगह है जहां पर सबसे ज्यादा आप देखें तो क्या बोलते हैं उसको, केसर की खेती की जाती है। सबसे ज्यादा क्या होती है यहाँ पर, केसर की खेती की है। काठुआ एक शहर है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी आपके जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती है। और आगे देखें तो ये रहा आपका वो जम्मू शहर जो बहुत ही खूबसूरत है, दिखने में भी हमें लग रहा है कि वाह बहुत सुंदर शहर। ठीक है, ये रहा जम्मू शहर जो आपका बड़ा खूबसूरत शहर रहता है। ये रहा आपका कौन सा, श्रीनगर आपका झीलों से ज्यादा समृद्ध माना जाता है। झीलें बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कौन से शहर में, तो श्रीनगर में। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, ये जो बोट के ऊपर एक घर जैसा बना हुआ है, इसे कहा जाता है शिकारा। क्या कहा जाएगा, शिकारा कहा जाएगा, जो जम्मू कश्मीर का पर्यटन स्थल का सबसे प्रमुख हिस्सा माना जाता है। पर्यटन में यदि कोई व्यक्ति या कोई हिस्सा सबसे प्रमुख है और यदि कोई श्रीनगर जाता है, या हम बात करें कि डल झील जाता है, तो डल झील में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें शिकारा कहा जाता है, जिन्हें शिकारा कहा जाता है। शिकारा होता है कि नाव के ऊपर बना हुआ एक प्रमुख घर।
अब आइए यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर लोक नृत्य देखिए हम क्या है एग्जाम में हमारे से जब पूछे जाते हैं तो लोक नृत्य, लोकगीत, प्रमुख मंदिर, प्रमुख स्थल और यहाँ के रीति रिवाज और प्रमुख भौगोलिक स्थानों को पूछा जाता है, शहरों को पूछा जाता है, उन्हीं को सबको हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो रऊफ नृत्य इंपोर्टेंट होता है, रऊफ नृत्य सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है, बार बार आता है, जो कश्मीर का एक प्रमुख लोक नाट्य या लोक नृत्य माना जाता है। दूसरा है कूंद नाच, तीसरा बत्ता नगमा नाच, हाफिजा नृत्य और भाट जसन्नाथ और धूमल नृत्य। ये प्रमुख नृत्य आपके 6 नृत्य हो जाते हैं जो जम्मू कश्मीर में किए जाते हैं, जिनमें आपका रऊफ सबसे इंपोर्टेंट है। इसको मान के ही चलना है कि भाई हमसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल बनेगा, इंपोर्टेंट लगा के ही रखना है कि भाई ये वाला जो नृत्य है ये जम्मू कश्मीर का बहुत प्रमुख नृत्य माना जाता है। ठीक है, ये आपका रऊफ नृत्य को ही प्रदर्शित किया गया, ये कश्मीरी महिलाएं जो रऊफ नृत्य करते हुए दिखाई दे रही है। प्रमुख जलप्रपात, जलप्रपात जो आपके झरने जिन्हें कहा जाता है, ये कितने हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में? तो अहरवाल जलप्रपात जो आपका जम्मू कश्मीर में, नूरीदम्ब जलप्रपात ये भी जम्मू कश्मीर में, और सियार बाबा जलप्रपात इंपोर्टेंट है। सियार बाबा जलप्रपात ये भी आपका जम्मू कश्मीर, देखिए ये रहा सियार बाबा, ये ऊपर से पानी गिरता है बहुत अच्छी तरीके से, ये मंदिर बना है, सियार बाबा का मंदिर बना हुआ है, और इस जलप्रपात को काफी ज्यादा लोग बाग पसंद करते हैं घूमने फिरने की दृष्टि से, और घूमने फिरने भी जाते हैं। और ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है सियार बाबा जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो कौन सा लगाना है अपने को? जम्मू कश्मीर लगाना है। आगे देखिए प्रमुख दर्रे जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं या कौन कौन से? अब दर्रे जम्मू कश्मीर तो होंगे क्योंकि पहाड़ी एरिया, पहाड़ों को काट कर बनाया गया रास्ते को ही हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं, पास कहा जाता है। तो यहाँ के प्रमुख दर्रों में देखें तो जोजिला दर्रा सबसे पहले, कौन सा दर्रा होने वाला है? जोजिला दर्रा। इंपोर्टेंट है, क्यों इंपोर्टेंट है? कि इस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा होता है। सिंधु नदी जब निकलती है तो उसके घर्षण से या जहां से वो निकली है उसी दर्रे को हम क्या बोल देते हैं? तो जोजिला दर्रा बोलते हैं। इसी के किनारे देखें तो श्रीनगर लेह राजमार्ग इसी से गुजरता है। यदि हमें श्रीनगर से लेह के लिए जाना है तो हम कौन से दर्रे का प्रयोग करेंगे? तो जोजिला दर्रे का प्रयोग करेंगे। ये यानी कि ये वाले दर्रे का, देखिए चारों तरफ, दोनों तरफ आपकी बर्फ से जमी हुई सिल्लियां या पहाड़ है और बीचों बीच से रास्ता काटा गया या जगह निकाली गई, जैसे हम बोलते हैं जोजिला दर्रा। आगे देखें बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा भी प्रमुख माना जाता है आपके जम्मू कश्मीर का। इस दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग होता है, यानी कि किसी व्यक्ति को यदि जम्मू से श्रीनगर जाना है तो यदि रास्ते का प्रयोग करेगा तो कौन सा रहेगा आपका? बनिहाल दर्रा। इसी से जवाहर सुरंग इसी दर्रे से स्थित है, यानी कि सुरंग जो निकलती है वो भी कौन से दर्रे में स्थित की गई है? तो जवाहर सुरंग में, सॉरी माफ करना, बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग स्थित है। ये देखिए जरा, ये रास्ता जो आपको दिख रहा है पहाड़ों से काट काट कर ऐसे एकदम से टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाया गया, ये आपका बनिहाल दर्रा है। फिर आइए बुर्जुल दर्रा, कश्मीर को गिलगित से जोड़ता है। किससे जोड़ेगा? कश्मीर को गिलगित, गिलगित आपका पड़ेगा पीओके में, पीओके वाला जो भाग होता है उसे गिलगित होता है, उस वाले हिस्से को जोड़ने का काम करता है बुर्जुल दर्रा करता है। कौन सा दर्रा करेगा? बुर्जुल दर्रा करेगा। यह दर्रा कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आगमन का पारस्परिक मार्ग भी होता है, यानी कि यदि हमें मध्य एशिया जाना है, कहां से? भारत से, तो भारत से यदि हम बात करें, भारत के मैप की यदि मैं बात करूं तो इस तरीके का मैप आपका हो जाएगा, भारत का, इंडिया का मैप ऐसा ही रहने वाला है। और हाँ, यदि आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, यदि आप कंपटीशन पढ़ने वाले हैं तो आपको मैप बनाना अनिवार्य होता है, मैप बनाना आना ही चाहिए आपको। किसी भी प्रकार से थोड़ा बहुत आपका उल्टा सीधा हो सकता है लेकिन लगभग में आपको मैप बनाना आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार यदि मैं बात करूं इधर से आपका जो बुर्जुल दर्रा होता है इसी से आप देखेंगे तो मध्य एशिया यानी ऊपर वाले भाग से आप जा सकते हैं, ऊपर वाले भाग को आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका आगमन का पारस्परिक मार्ग होता है जो मध्य एशिया से जोड़ता है बुर्जुल दर्रा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर आपका पीर पंजाल दर्रा, इनसे क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है, इन्हीं से ही, क्योंकि भाई दर्रे मिलेंगे हमें केवल उत्तरी वाले भाग में और दर्रों से क्वेश्चन यदि बनना तो इन्हीं दर्रों से बनना है क्योंकि अलग से दर्रे कोई है ही नहीं। ठीक है, तो पीर पंजाल दर्रा यह कश्मीर को जम्मू से जोड़ता है। किससे जोड़ेगा? तो कश्मीर को जम्मू से जोड़ने का काम करता है। तो इसी से होकर चिनाब नदी और झेलम नदियां भी प्रवाहित होती है। कभी पूछा जाता है कि बताएं कि जो चिनाब नदी और झेलम नदी कौन से दर्रे से होकर प्रवाहित होती है, तो कौन सा दर्रा रहेगा? पीर पंजाल दर्रा रहने वाला है हमारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब आइए जरा प्रमुख सुरंगों के बारे में। अब यहां पर जब दर्रे हैं तो सुरंग भी बनाई जाएगी, यहाँ पहाड़ है तो सुरंग तो आवश्यक है कि बनाई ही जाएगी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किया गया। पहले से किस नाम से जाना जाता था? तो इसे चेनानी नासरी नाम से जाना जाता था, इंपोर्टेंट है। और आज इसे हम बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। यह न केवल भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जो कि 9 किलोमीटर है, बल्कि एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग मानी जाती है। द्विदिशात्मक मतलब क्या होता है कि भाई 2 दिशाओं से इसमें आया जा सकता है, तो ये सबसे बड़ी सुरंग हो जाती है। राजमार्ग भी गुजरता है और नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लंबाई की पूछी जाए तो 9 किलोमीटर तक इसकी लंबाई होती है। क्या हम बात करें, ये रही आपकी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, वो वाली सुरंग बड़ी सुंदर दिख रही है। देखिए आने जाने के लिए तो बढ़िया रास्ता बना के दिया गया। ठीक है, तो आपकी कौन सी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग हो जाएगी। और आगे देखें तो दूसरी सुरंग जो हो जाएगी आपकी जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग। तो इसे बनिहाल सुरंग या बनिहाल दर्रा भी कहा जाता है, चूंकि हम पढ़ गए बनिहाल दर्रा से ही जवाहर सुरंग गुजरती है, तो हम दोबारा है स्वाभाविक है कि जैसे हम सुरंग बोलेंगे उसे हम दर्रा भी कह सकते हैं, या फिर जैसे दर्रा कहेंगे वो सुरंग भी हो जाएगी। तो यह सुरंग बनिहाल दर्रा भी कहा जाता है। इस सुरंग की लंबाई कुल मिलाकर आपकी तो 2.85 या 2.85 किलोमीटर है, लगभग आपका 2.5 किलोमीटर की इसकी क्या हो जाएगी? तो लंबाई होने वाली है। 3 किलोमीटर हम इसको बोल सकते हैं। फिर आगे सुरंग रहेगी पीर पंजाल रेलवे सुरंग। ये रेलवे सुरंग है। अभी हम क्या पढ़े? सड़क सुरंग, अब पढ़ेंगे रेलवे सुरंग। तो यह भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर, यानी 11.2 किलोमीटर पहाड़ के अंदर ही अंदर बनाएगी सुरंग जो आपकी रहेगी पीर पंजाल सुरंग। यह टनल लिंक जो कि भारत में एकमात्र ब्रॉडगेज पर्वतीय रेलवे और हाजीकुंड और बारामूला के मध्य पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के माध्यम में फैला हुआ है, यानी कि आपका एकमात्र ब्रॉडगेज है जो आपका उत्तर रेलवे को जोड़ता है।
सुरंग का यह भाग उत्तर रेलवे द्वारा शुरू की गई 2002 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना का एक हिस्सा है। यानी कि एक परियोजना चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, जिसमें 202 किलोमीटर लंबी एक सुरंग या सॉरी माफ करना एक 202 किलोमीटर लंबी एक रेलवे लाइन डालनी थी, जिनमें का ये वाला भाग भी आपका उसी का हिस्सा माना जाता है, जो कि पीर पंजाल सुरंग का एक छोटा सा हिस्सा होता है, या इसमें इसका थोड़ा सा भाग है। ठीक है, अब आइए जरा, ये रही आपकी नदी या ये रही आपकी जो चिनाब नदी है, सॉरी माफ करना जो आपकी चिनाब नदी रहती वो वाली, देखिए झेलम नदी है, माफ करना मैं चुनाव बोल दिया। ठीक है, आगे देखिए झेलम नदी, प्रमुख नदियों में यदि मैं बात करूं तो झेलम नदी उद्गम बैरीनाग झील से यानी श्रीनगर से इसका उद्गम होता है। मोहाना चिनाब नदी यानी चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर ही बनी हुई है। आईएमपी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, आपका पूछा जाता है कि बताए तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई एक प्रमुख परियोजना है, तो कौन सी, तो आपकी झेलम नदी पर बनी हुई परियोजना तुलबुल परियोजना है, जो कि आपका श्रीनगर में स्थित है। चिनाब नदी दूसरी नदी है, चिनाब नदी, इसका भी उद्गम होता है आपका बड़ा लाचा दर्रा से, बड़ा लाचा दर्रा जो आप पढ़ के आए अभी। ठीक है, मोहाना है सिंधु नदी, ये जाकर सीधी किसमें मिल जाती है, सिंधु नदी में। इस पर बांध परियोजनाओं की मैं बात करूं तो सलाल बांध परियोजना और बगलीहाल पार परियोजना, सलाल बांध परियोजना और बगलीहार बांध परियोजना बाद दुलस्ती बांध परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों परियोजना बहुत मुख्य मानी जाती है। चिनाब नदी पर ही स्थित है, जम्मू कश्मीर की सबसे प्रमुख परियोजनाओं में से यही मानी जाती है, सलाल बांध, बगलीहाल बांध और दुलस्ती बांध परियोजना, इनसे बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये रहा आपका कौन सी नदी, तो चिनाब नदी है। अब आइए जरा किशनगंगा नदी, उद्गम होता है इसका बिशनसर झील से और किशनगंगा परियोजना इसी नदी पर स्थित है। अब नाम से स्पष्ट है कि नाम है किशनगंगा और परियोजना कौन सी चलती है, इसी के नाम की चलती है, तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी हमको सीखने के लिए। फिर आता है सिंधु नदी, उद्गम बोखरचू ग्लेशियर तिब्बत से, या इसी का नाम होता है आपका मानसरोवर झील, इसी को हम मानसरोवर झील भी कहते हैं, जहां से इसका उद्गम होता है। ये तिब्बती भाषा में लिखा गया है बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू, जबकि इसका नाम क्या है, मानसरोवर झील। ठीक है, मोहाना है अरब सागर, ये सीधी की सीधी कहां गिर के जाती है, अरब सागर। अब सुनना जरा, सिंधु नदी आपकी जम्मू कश्मीर में नहीं बहती है, सिंधु नदी पहले जम्मू कश्मीर में बहती थी, अब क्या है लद्दाख का हिस्सा कट गया, तो टोटल लद्दाख में बहती हुई कहां चली जाती है, पाकिस्तान निकल जाती है। तो परंतु हम इसे कहां पढ़ने वाले हैं, लद्दाख में पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर नहीं बहती, इतना याद रखना पड़ता, एग्जाम की दृष्टि से महत्व होती है, इसलिए हम इसमें लेके आए। फिर देखेंगे यहाँ की प्रमुख घाटियां, घाटियां इंपॉर्टेंट है, पहाड़ियां तो घाटियां होंगी, तो कश्मीर घाटी, तभी घाटी, पूंछ घाटी, गुलमर्ग घाटी, वेताब घाटी और नागिन घाटी। देखिए नाग नागिन जितने भी मिलेंगे हमें कहां लगाना है, जम्मू कश्मीर ही लगाना है। तो प्रमुख घाटियां हो जाएंगी, जिनमें आपका कश्मीर घाटी, तभी घाटी, पूंछ घाटी, गुलमर्ग घाटी, वेताब घाटी और आपका नागिन घाटी हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रमुख झीलें, झीलों के लिए तो जानी जाती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, नाग नागिन वाली जितनी भी झील होंगी, डल बुलर वगैरह सारी जम्मू कश्मीर। देखिए जरा डल झील सबसे प्रमुख, सबसे ज्यादा प्रमुख आपकी डल झील। शिकारा, अभी आपको बता के आया हूं कि नाव के ऊपर बना हुआ घर यानी कि तैरते हुए घर के लिए प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है, तो डल झील है। बुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, इंपॉर्टेंट, भारत की सबसे मीठे पानी की, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुलर झील। फिर आइए आप शेषनाग नागिन, अच्छा भारत की बुलर झील सबसे मीठे पानी की झील है, आप हमें कमेंट में बताएं, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है। और ये भारत में बता रही है, भारत में खारे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है। चलिए आपके उस पर आंसर का जो हमें इंतजार रहेगा, लास्ट में मैं देखूंगा कौन कौन इसका सही आंसर दे रहा है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। नागिन झील हो गया, अनंतनाग झील हो गया, और बैसी नाग झील भी आपका कहां देखने को मिल जाएगा, ये भी आपको मिल जाएगी जम्मू कश्मीर में। ये सारी की सारी झीलें कहां है, जम्मू कश्मीर पर। दोनों याद रखना, डल झील और बुलर झील। डल झील क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इस पर शिकारा चलता है। बुलर झील क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और हमें आपको बताना है कि भाई भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कमेंट में जरूर बताएं आपको। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये रही आपका डल झील, देखो ये रही शिकारा, ये देख रहे हैं आपको नाव के ऊपर बनाए हुए बड़े सुंदर सुंदर से घर, ऐसा लगता है कि वाह यही अपना सपनों का घर है, जो आप सपना देख रहे हो कि एक घर होगा, घर में परिवार होगा, परिवार में बच्चे होंगे, वही वाला घर है ये वाला। ये सारा का सारा आपका घर जो है ना, ये आपके सपनों के घर है, जो आपका कहां बना हुआ है, डल झील में। डल झील में शिकारा है आपके, परंतु क्या है आपके, शिकारा पर्यटन का सबसे प्रमुख आकर्षण केंद्र माना जाता है। अब आगे देखें बुलर झील। बुलर झील आपको बता ही चुका हूं कि आपका मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होती है। फिर आइए जना प्रमुख पर्वत व पहाड़ियां, सबसे ऊंची चोटी तो कुनकुन पहाड़ियां, कौन सा, सॉरी नुनकुन पहाड़ियां, जो 7135 मीटर ऊंची होती है, नुनकुन पहाड़ी। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी चलती है, नंगा पर्वत आता है, और जास्कर श्रेणी भी आपके जम्मू कश्मीर से ही निकलते हैं। प्रमुख त्योहारों पर बात करें तो हम सेफ्रॉन फेस्टिवल, गुरेज फेस्टिवल, नवरोज जो इस्लाम धर्म में मनाए जाते हैं, 9 दिनों का रोजा रखा जाता है, नवरोज, और बहु मेला, शिकारा फेस्टिवल। अभी पढ़ा क्या है शिकारा क्या है, बताना कमेंट में जरूर बताना। शिकारा के बारे में आप लोग एक कमेंट जरूर करना कि शिकारा वास्तव में होता क्या है, कहां पर होता है शिकारा के बारे में, और भी किसी को अगर जानकारी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, आगे देखिए झिरी मेला और हैरत महोत्सव और चंकोथ महोत्सव, ये भी आपका जम्मू कश्मीर का है। ट्यूपिल फेस्टिवल इंपोर्टेंट, ये आपका जम्मू कश्मीर का प्रमुख फेस्टिवल या प्रमुख त्योहार माना जाता है। आपका सेफ्रॉन, ट्यूपिल, गुरेज फेस्टिवल, नवरोज फेस्टिवल, शिकारा फेस्टिवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होते हैं जो आपके जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे रहेगा यहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से कश्मीरी हंगुल
या हम बात करें कि कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध होता है, इसलिए प्रसिद्ध है कश्मीरी हिरन के लिए इसका, या कश्मीरी हिरन का यह संरक्षण करता है कौन सा, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान। अगला किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान चिनाव नदी के ऊपर एक पठार पर स्थित है। दूसरा कौन सा, किश्तवाड़। पहला दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा एक आपका किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। आगे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, IMP सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि आप सभी ने एक मूवी जरूर देखी होगी जिसका नाम है रोबोट 2.0 या 2.0 लिखा रहता है उसके, वो वाली में, उसमें एक पक्षी राजन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो एक पक्षी राजन हुआ करते थे, वो पक्षियों को बचाते थे। दरअसल वो सलीम अली जी का कैरेक्टर है। दरअसल ये रहे आपके सलीम अली जी, इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि इनको चिड़ियों की आवाज आती है या इन्हें जानवरों की आवाज आती है, और इसीलिए इन्हीं के नाम पर इनका यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। नाम क्या है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है, तो हमारे नाम है इनका सलीम अली साहब, सलीम अली साहब। ठीक है, सलीम अली जी यहाँ के क्या है, तो बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इंडिया के चिड़िया आदमी, ऐसा ही बनेगा कुछ। ठीक है, तो बर्डमैन ऑफ इंडिया। नोट क्या रहेगा आपका कि सलीम अली जी को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और कांजीनांग राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख 4 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के जम्मू कश्मीर के हो जाते हैं। ये रहे आपके, देखो यही कैरेक्टर था अक्षय कुमार ने, अच्छा इसी ने प्ले किया था ये कैरेक्टर। ये आपके देखो हुबहू दिख रहे होंगे आपको, एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो इन्हीं का कैरेक्टर था ये, जो इन्होंने रोल अदा किया था या प्ले किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, तो गुलमर्ग वन्यजीव अभ्यारण्य और सुरेंद्र मानसर वन्यजीव अभ्यारण्य, होकेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, ओबेरा अरु वन्यजीव अभ्यारण्य और रामनगर वन्यजीव अभ्यारण्य और नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रमुख वन्यजीव। इनसे बहुत रेयर कंडीशन में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमें याद करना पर जरूरी है। नोट्स में आप जरूर बनाएं, इनको बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब आइए प्रमुख रामसर स्थल। रामसर स्थल क्या होते हैं पहले इनको समझो। रामसर स्थल या रामसर साइट्स वो स्थान होते हैं जहां पर प्रवासी पक्षी दूसरी जगह से आते हैं प्रवास करने के लिए, कुछ समय के लिए रहते हैं और फिर वहां से जहां से आए होते हैं वहां चले जाते हैं। तो ऐसे स्थानों को हम रामसर स्थल करते हैं। अब रामसर स्थल में आपका ज्यादातर पानी से भरा हुआ क्षेत्र होता है, जिसमें आपकी नदी हो सकती है, झील हो सकती है, झरना हो सकता है, तालाब हो सकता है, कुआं हो सकता है, या आर्द्र भूमि हो सकती है। आर्द्र भूमि नमी वाली क्षेत्र हो सकते हैं, वहां को हम क्या कर सकते हैं, तो वहां पर आपका रामसर स्थल घोषित किया जाता है। जैसे कि आपका बुलर झील है, पानी वाला है, आपका होकेसर आर्द्र भूमि, सुरेंद्र मानस झील, आपका साहेबुल आर्द्र भूमि और हैगाम आर्द्र भूमि, ये प्रमुख आपके यहाँ के रामसर स्थल हो जाते हैं। और देखा जाए रामसर स्थल ये वाले, जैसे पक्षी यहाँ पर आते हैं, कुछ दिनों के लिए रहते हैं और फिर वापस अपने उसी स्थान लौट जाते हैं जहां से वो आए रहते हैं। हो सकता है वो प्रजनन के लिए आए हो सकता है कि वो अपना अभ्यास पूरा करने के लिए आए, हो सकता है कि भोजन की तलाश में आए रहते हैं, पर इनके हिसाब से वो प्रवास करते रहते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, तो रामसर स्थल कहा जाता है। ठीक है, अब प्रमुख भौगोलिक संकेत देख लेते हैं कि भाई यदि हम किसी चीज का नाम लें, जैसे कि मैं बोल दूं कि कश्मीर का, या फिर हम बोल दूं केसर, तो केसर नाम आते से हमें लगेगा हाँ कश्मीर का होता है। जैसे मैं यदि बोल दूं कि भाई ताजमहल, तो हम तुरंत से बोलेंगे हाँ ताजमहल आगरा, उत्तर प्रदेश। जैसे मैं बोल दूं कि भाई लाल किला, तो दिल्ली। इसी प्रकार से भौगोलिक संकेत है आपके जम्मू कश्मीर के, जैसे कि कश्मीरी केसर। कश्मीरी केसर आपका केवल कहां उगाया जाता है, तो ये उगाया जाता है आपका जम्मू कश्मीर में। गुच्छी मशरूम इंपोर्टेंट होता है, गुच्छी मशरूम आपका सबसे महंगा मशरूम माना जाता है। इसमें गुच्छे नुमा छत्ते का जो आकार होता है गुच्छे जैसा हो जाता है। ठीक है, पश्चिम कश्मीरी पश्चिम वाला भाग, कानीसॉल इंपोर्टेंट, कश्मीरी कालीन, कश्मीरी पेपर और खांदबंद खांदबंद भी यहाँ का एक सांकेतिक भौगोलिक संकेत होता है। जैसे ये रही आपकी कश्मीरी केसर, क्या रहती है आपके कश्मीरी केसर माना जाता है। देखिए बड़ी सुंदर तरीके से दिख रहा है कि एक व्यक्ति केसर को तोड़ रहा है, ये वाला भाग यही केसर होता है, पुमंग जैसे बोला जाता है, इन्हीं को तोड़ा जाता है। लगभग एक केसर के फूल में लगभग 3 से 4 पुमंग निकलते हैं, 3 ही 4 केसर के बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये रही केसर, ये रही गुच्छी मशरूम, इसकी मैं बात कर रहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महंगी मानी जाती है, बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, आपकी केवल कश्मीर में उगाई जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और ये आपका कानीसॉल, बड़े अच्छे तरीके से देखिए जरा, और सुंदर तरीके से लोग इसे फॉलो करते हैं और फैशन के तौर पर भी इसे चलाया जाता है। तो क्या रहेगा आपका कानीसॉल। और होने वाला है कालीन, जो कि आपका कश्मीरी कालीन होता है, बड़ा ही प्रसिद्ध माना जाता है। कश्मीर के लोग इसे बाकायदा हाथ से बनाते हैं, बड़ी सुंदर तरीके से बनाया जाता है। और अब आइए आगे देखिए पर्यटक स्थलों को देख लेते हैं। वैष्णो देवी मंदिर, ये आपके कश्मीर का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है। श्रद्धालुओं का सबसे पसंदीदा स्थान होता है जो रहता है आपका कश्मीर का जो वैष्णो देवी मंदिर। जम्मू के कटरा में त्रिकुटा पर्वत पर, कहां पर मिलेगा, जम्मू के कटरा में त्रिकुटा पर्वत पर बारामूला नामक पहाड़ी पर स्थित है आपका वैष्णो देवी का मंदिर। देखिए आपके घर बैठे बैठे आपको पूरा का पूरा कश्मीर घूमने को मिल रहा है। तो बढ़िया, आप सभी लोगों से, जिस लोगों ने भी या जिन भी विद्यार्थी ने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, कमेंट करे, बताए कि भाई आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। घर बैठे बढ़िया आराम से रजाई में बैठिए, बढ़िया आराम से बिस्तर पर बैठिए और आपके कश्मीर का आनंद लीजिए। ठीक है, तो वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा में त्रिकुटा पर्वत या बारामूला पर्वत पे या पहाड़ी के निकट आपका ये स्थित है आपका। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये रहा आपका जम्मू कश्मीर, देखिए घर बैठे कर लीजिए दर्शन, जय हो माई की। ठीक है, आगे देख लो वैष्णो देवी मंदिर, देखिए सब लोग जा रहे हैं आपके ऊपर बैठी हुई हैं पहाड़ों पर माता रानी। अब आगे देखो, तो दूसरा जो रहने वाला वो रहेगा अमरनाथ मंदिर। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है, जैसे बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है अमरनाथ गुफा, अमरनाथ मंदिर, बाबा बर्फानी। क्यों है प्रसिद्ध, तो हम सब जानते हैं कि भगवान शिव द्वारा, बाबा द्वारा पार्वती जी को एक कथा सुनाई जा रही थी जो कि अमर कथा थी, और उसमें कहते हैं उनको नींद आ गई और एक तोते ने सुनता रहा और वो बार बार उनके रिएक्शन देता रहा कि हाँ बताइए आगे बोलिए, और कहते हैं कि यहीं पर वो अमर कथा सुनाई गई थी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अमरनाथ हो गया। चूंकि हम बात करेंगे यहाँ पर बाबा बर्फानी क्यों पड़ा, तो जो गुफा का आकार उसमें बर्फ का आकार ऐसा बन जाता है, या फिर हम बात करें कि जो शिवलिंग का आकार बनता है वो बर्फ का बनता है, इसलिए इनका नाम पड़ गया बाबा बर्फानी। ठीक है, अब आगे देखो,
ये रहा आपके बाबा बर्फानी, देखिए कितनी कठिन यात्रा है, पर यात्रा करके श्रद्धालु आपके जा रहे हैं एकदम से, जय हो बाबा भोलेनाथ की। और ये वो आकार है, ये वो आपका शिवलिंग है जो आपका बर्फ से बनता है, इसलिए इसके लिए बाबा बर्फानी नाम पड़ गया। आगे देखिए जरा, अब आपका पटनीटॉप, ये आपका यह राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। क्या है तो हिल स्टेशन। गुलमर्ग, इंपोर्टेंट, बड़ा ही सुंदर दृश्य गुलमर्ग। एक बार जाने के बाद आसानी करोगे कि वापस लौटोगे वैसे के वैसे, क्यों, इतना सुंदर ही है, वही छूट जाता मन तो। ठीक है, गुलमर्ग, गुलमर्ग शहर बर्फीली पहाड़ियों, जंगलों और ऊंचे पेड़ों से घिरा एक मनोरम पर्यटक स्थल माना जाता है। यह एक प्रमुख स्काइंग, क्या लिखा है, स्कीइंग और डेफिनेशन है आपका, यानी कि आपका यहाँ पर आप बर्फ वगैरह ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देखिए ये रहा आपका गुलमर्ग, बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा हो, देखो जरा पहाड़ दिख रहे पीछे तरफ और घोड़े वगैरह चढ़ते हुए। अब ऐसे मान लो कि आप यहाँ पर बैठे हुए, ये रहे आप यूं, ये आप ही हो ना, शकल तो आपसे मिल रही, हाँ ये रहे आप, एक आंख यार दोनों बना देते उल्टी सीधी आंख, ठीक है, ये रहे आप। अब इसमें बीचों बीच आप सारा नजारा आराम से बैठे हुए, लेटे हुए एकदम से देख रहे हो, आहा, आनंद ले रहे हो, फील ले रहे हो ये सारी जगहों का। तो ये क्या है, गुलमर्ग, देखिए कितना सुंदर लग रहा है आपको। ठीक है, अब आगे देख लेते गुलमर्ग। हाँ, गुलमर्ग एक चीज के लिए, और ये ना फूलों के लिए जाना जाता है, ये जो आपके गुलाबी पर्पल कलर के जो फूल है बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, प्राकृतिक फूल है यहाँ पर उगने वाले, इनके लिए ज्यादा प्रसिद्ध होता है। ठीक, अब आगे देखो, ये रहा आपका गुलमर्ग, पहाड़ों वादियां एकदम से जनार्दन तरीके से। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, ये रहा आपका कौन सा स्थान, तो बालटाल घाटी, सोनमार्ग और खीर भवानी मंदिर। बालटाल घाटी के बाद सोनमार्ग, ये वाला मार्ग है जो सोनमार्ग आता है आपका, बड़ा ही सुंदर होता है आपका। ठीक है, बर्फीले इलाके में बना हुआ एक पर्वत पर बना हुआ आपका पुल होता है। अब आइए जरा, प्रमुख जनजातियां, जनजातियों में गुर्जर, बकरराव, डोगरा और ब्रोकपा। अब डोगरा राजा ही हुआ करते थे, हरि सिंह, राजा हरि सिंह, जो कि कश्मीर के पहले राजा या वास्तविक राजा हुआ करते थे जिन्होंने भारत संघ में मिलने का निर्णय लिया था। वो कौन सी जाति के थे, तो डोगरा जनजाति के हुआ करते थे, डोगरा जाति के हुआ करते थे। आइए जरा प्रमुख उत्पादन में देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में क्या क्या उगाया जाता है, क्या क्या उगता। तो जम्मू कश्मीर राज्य का लगभग 80% जो जनसंख्या है वो किस पर निर्भर है, तो कृषि पर निर्भर है। यहाँ की मुख्य फसलें धान, गेहूं और मक्का है, और साथ में कश्मीर में आप देखें तो केसर तो उगाई जाता है, परंतु ये मुख्य फसलें और भी मानी जाती है। भारत का एकमात्र केसर उत्पादक राज्य भी कौन सा है, कश्मीर है। सेब के उत्पादन में भी प्रथम स्थान आता है, पर सेब हमें नहीं मिलते, किसको दे दिए जाते हैं, तो आउट ऑफ कंट्री वालों को। जैसे कि आप सबने देखा होगा घर में अच्छे अच्छे पकवान बने और पता चले कि रिश्तेदार आ रहे हैं, तो घर के बच्चों को बिल्कुल एकदम से देखने को मिलती है कि हाँ मिठाई बन रही है, पकवान बन रहे हैं, उनको नहीं दिए जाते। क्यों नहीं दिए जाते, ये मेहमानों के लिए है, तुम्हारे लिए, तुम यही खा लो भाई, है कि नहीं। ऐसे ही आपके कश्मीर का हाल है। कश्मीर में जितने भी सेब होते हैं, कश्मीरी सेब जो होते हैं वो भारतीयों को नहीं मिलते। भारतीयों को क्या मिले, चंबा घाटी के सेब। चंबा घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में उगने वाले सेब हमें भेज दिए जाते हैं, कि लो बेटा आप तो यहीं क्यों, आप खा लो। मेहमानों को नहीं अपने को बुरा मानना, मेहमानों को स्वागत करना ना, तो अच्छे पकवान खिलाए जाए। तो हम कहाँ भेजते, दूसरे देशों में भेज देते। कहाँ के, तो आपके भारत के जो कश्मीर के सेब होते हैं कहाँ जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट होते हैं, बस इतना समझ लीजिए। हाँ, चूंकि कुछ मात्रा में आते भी हैं, भारतीयों को भी मिलते हैं, ऐसा नहीं मिलेंगे थोड़ा बहुत बचने के बाद मेहमान जब चले जाते तो बच्चा खुश आप नहीं तो खाते, ऐसा वाला। ठीक है, तो वो भी हम लोगों को मिल जाते हैं थोड़ी मात्रा में। ये रहे आपके कश्मीरी से बड़े लजीज होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट माने जाते हैं। ठीक है, वैसे भेज दिया आप सबको, देख लेना, खा लेना, सारे के सारे हो जाएंगे ना आप लोगों को। ठीक है, अब आगे देख लो। अब देखिए जरा, प्रमुख उत्पादन में आपका कश्मीर से प्राप्त लकड़ी का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले बैट बनाने के लिए किया जाता है। तो बैट के लिए लकड़ी कहां से आती है, आपकी कश्मीर से आती है, जैसे कश्मीरी बिलो कहा जाता है। ठीक है, और कश्मीरी हिमालय करेबा मिट्टी के लिए जानी जाती है, करेबा मिट्टी के लिए जाना जाता है, जिसमें जाफरान की खेती होती है। जाफरान की खेती यानी कि आपके केसर की खेती, जाफरान को ही क्या कहा जाता है, केसर कहा जाता है। तो केसर की खेती भी कौन सी मिट्टी में होती है, जाफरान की मिट्टी में होती है। ठीक है, यहाँ चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट, संगमरमर, कोयला, जस्ता आदि खनिज भी पाए जाते हैं। ये सारे खनिज भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे हमें। फिर आइए जरा, कुछ यहाँ पर पावर प्लांट लगाए गए हैं, जिनमें आपका उरी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट, ये आपका उरी में लगा हुआ है जम्मू कश्मीर का। बगलीहाल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट, ये आपका बगलीहाल में लगा है। और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट, ये रतले में लगा है। ये तीनों आपके यहाँ के हाइड्रो प्लांट लगा हुए हैं, जो आपके जम्मू कश्मीर के प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, अब आइए जरा कुछ योजनाएं देखें। तो आपका सिखस और सिकारा योजना पर्यटन विकास के लिए जानी जाती है। अब सिकारा परियोजना यही है, मैं इसकी बात कर रहा था, सिकारा। यह परियोजना वह परियोजना है जिसके अनुसार यहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है, लोग बाग इसके लिए क्या हो, आकर्षित हो, ऐसा कुछ दृश्य बनाए गए हैं, वो है सिकारा। ठीक, सिकारा डल झील में नाव के ऊपर बना हुआ क्या होता है, तो घर होता है। उड़ान योजना युवाओं के कौशल विकास को बढ़ाने के लिए या विकास के लिए इस योजना को चलाया जाता है, उड़ान योजना होती है। फिर गिलगित, अब यहाँ के कुछ प्रमुख शहर, स्थल और कुछ जगहों के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से स्थान यहाँ के प्रमुख माने जाते हैं। तो गिलगित या यूएसए का वायु सैनिक अड्डा हुआ करता था। यूएसए ने बहुत समय पहले गिलगित में पाकिस्तान ने जो हथियार लिया था क्षेत्र पीओके वाला, वहां पर पाकिस्तान से कहा कि भाई हमें यहाँ पर क्षेत्र चाहिए, कुछ हिस्सा चाहिए किराए पर, जहां पर हम एक अपना अड्डा बनाना चाहते हैं। किसके लिए, तो ये अफगानिस्तान को मारना चाहता था, उसके लिए बनाना चाहता था। उसने कहा ठीक है भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा मिलेगा एकदम से, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो गिलगित वाला या पीओके वाला हिस्सा था वो पूर्ण रूप से अधिकार तो कर नहीं पा रहा था। तो उसने कहा अच्छा है, खाली पड़ा, इससे अच्छा पैसा आ जाएगा। तो उन्होंने दे तो दिया, लेकिन कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का वो वाला हिस्सा जो पीओके के नाम से जाना जाता है, वो आकर आपका अमेरिका आके बस गया, और किसको मारने के लिए, अफगानिस्तान को मारने के लिए। पर अफगानिस्तान पहाड़ों में बसा हुआ है, तो वो ठीक तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तो क्या होता है कि अंतिम समय जब हार मान लेता अमेरिका, तो कहता है कि पाकिस्तानियों से ठीक है, मुझे अब मैं जा रहा हूं, तो ये वाला जो हिस्सा जो मेरा बचा हुआ है, जिसमें टैंक थे, बंदूकें थी, कारें थी, सब थी, बोले हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हें गिफ्ट में दिया। पाकिस्तान को सो आ रहे हैं भैया, माल ही माल है, क्यों, अब कटोरा लेके जो खड़ा होगा उसको अगर कुछ मिल जाएगा तो कुछ तो हो जाएगा। अब जैसे उसे पता चला कि ये सब मिल गया, लेकिन अमेरिका बड़ा चतुर यूएनओ में पहुंचा और वहां पर बोलता है कि भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान को मार रहा था,
और बोले बिलीव नहीं हो रहा तो हमसे हथियार खरीदे, हमसे गाड़ियां, विश्वास नहीं हो तो जाओ गिलगिट में देख लो। वहां देखा तो सच में पड़ी थी यूएस की गाड़ियां, क्योंकि छोड़ के गया था तो बेचारा पाकिस्तान बुरे तरीके से फंस गया था इस वाले हिस्से में। तो वही वाला हिस्सा है आपका कौन सा, यूएसए का वायुसेना का अड्डा गिलगिट, ठीक है। पीओके में जो 1948 का 30% हिस्सा किसने ले लिया था, पाकिस्तान वालों के पास चला गया था। मुजफ्फराबाद पीओके की क्या है आपकी, तो राजधानी है। अगर पूछा जाए पीओके की राजधानी क्या है तो मुजफ्फराबाद है। K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है। अब भारत की सर्वोच्च चोटी नहीं है, भारत में सर्वोच्च चोटी है, क्योंकि भाई पीओके वाला हिस्सा में पड़ती है कौन सी, K2, इसलिए हम भारत की नहीं बोलते। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। कौन सी रहेगी, कंचनजंगा, जो सिक्किम में पड़ेगी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, कंचनजंगा मानी जाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं सीपीसी भी वही स्थान है, वही एक रास्ता है जो आपका पीओके से गुजरता है, जो चाइना में गुजरता है, जिसको बोला जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और नामक हाईवे चाइना को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है। यहां काराकोरम उच्च मार्ग भी या हाईवे भी बनाया गया है। देखिए सीपीईसी चाइना ने कहा पाकिस्तान से कि भाई हम आपके इधर से एक रास्ता गुजारना चाहते हैं, रोड गुजारना चाहते हैं, जिससे क्या होगा, मध्य एशिया से जितने भी लोग आएंगे व्यापार करने के लिए ग्वादर बंदरगाह तक, कराची बंदरगाह तक, आप टैक्स लेना, आपका व्यापार होगा, आपका पैसे पैसा होगा। चाइना की इस बातों में, इस पॉलिसी में फंस गया पाकिस्तान फिर से, और उसने कहा ठीक है बना दो। और चाइना ने कहा कि भाई आपका एक पैसा नहीं लूंगा, मैं अपना इंजीनियर दे रहा हूं, मैं अपना पूरा मटेरियल दे रहा हूं, तार गिट्टी वगैरह जो भी लगता है सब दे रहा हूं और मैं ही बनाऊंगा। तो कहते वो बनाने लग गया। लेकिन अभी ऊपर आपको एक बड़ा क्या है कि यूएसए वाला कांड, तो उधर पर पाकिस्तान उसको लगा, किसको लगा, अफगानिस्तान को। किसने मारा था, पाकिस्तान ने। वो समझ गया कि भाई पाकिस्तान मारा, क्योंकि यूएन में किसने बोल दिया, यूएसए ने, कि पाकिस्तान मार रहा था, मैं नहीं मार रहा था। अब पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान का अब क्या होने वाला था, अटैक। और हमने क्या किया, भारत थोड़ा दे देता है पीछे से, कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि भारतीयों ने उसकी सहायता कर दी अफगानिस्तान की और हथियार दे दी, और फिर पाकिस्तान के जितने भी चाइना के आए हुए इंजीनियर थे, मजदूर थे, कहते चुन चुन के मारा गया उनको। और जब उनको मारा गया तो चाइना फिर से नाराज हो गया, बोले तुम्हारे इधर एक तो मैं सड़क बना रहा हूं, ऊपर से अफगानिस्तान वाले आ रहे हैं हमको मार रहे हैं, बताओ क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा क्या करें साहब, आप तो छुप भी नहीं सकते, क्यों, आप तो छोटी छोटी अलग नहीं दिख जाते चाइनीज, अगर 100 की भीड़ में खड़े हो तो यूं दिखेंगे, तो अलग दिख जाते। तो कहते कि तुम तो बचा भी नहीं पा रहे। तो कहते ये बड़ा मुद्दा बन गया था, पाकिस्तान कई तरह से मारा गया था इसमें, ठीक है। तो सीपीसी याद रखना कि चाइना द्वारा पाकिस्तान में बनाया गया एक सड़क था जो कि अब सफल नहीं हुआ था, ठीक है। आगे देख लो